हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं यह है NIOS सोशियोलॉजी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 एन इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। सो बच्चों, सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें तो सोशियोलॉजी का मीनिंग क्या है, एक्चुअल में ये सोशियोलॉजी है क्या। बच्चों, सोशियोलॉजी जो है ये एक स्टडी है ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के बारे में जब हम जानते हैं इस स्टडी को सोशियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि रेनेसेंस एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो यूरोप में हुआ, रेनेसेंस एक पीरियड है यूरोपियन सिविलाइजेशन का जिसको वो मानते हैं कि एक रिवाइवल पीरियड है जिसमें क्लासिकल लर्निंग और विजडम का रिवाइवल हुआ। ठीक है। सो जब रेनेसेंस और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था यूरोप का, उसके बाद एक जो ट्रेडिशनल बेसिस होता है ह्यूमन सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करने का, उस पर सवाल उठे। ठीक है। और कैसे इसको रिस्ट्रक्चर किया जाए न्यू वैल्यू सिस्टम पे फोकस करके। क्या चीज़ ऐसी है जो लोगों को जोड़ती है एक साथ, क्या इसके प्रोसेसेस होते हैं, और कैसे लोग, अलग अलग तरह के लोग एक सोशल एंटिटी बनते हैं, कैसे सोसाइटी सरवाइव करती है। तो यही कुछ सवाल थे जिसकी वजह से स्कॉलर्स को ये सोचने में, सोशियोलॉजिस्ट को मदद मिली कि कैसे इसको एक स्ट्रक्चर और सिस्टमैटिक वे बनाया जाए सोसाइटी को प्रोसेस करने में। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम सोशियोलॉजी के मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसकी अलग अलग डेफिनेशनल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, और अलग अलग सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो डोमेन्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। Auguste Comte was the first scholar to use the word sociology in order to refer to the science of human association. So बच्चों, ऑगस्ट कॉम्टे एक स्कॉलर थे जिन्होंने सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया, दैट इज़ सोशियोलॉजी। और उन्होंने ये बोला कि ये जो टर्म है सोशियोलॉजी, ये उन्होंने रेफ़र किया कि साइंस ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन, मतलब ह्यूमन जो आपस में एसोसिएट करते हैं, जो मिलते हैं, जो उनका कनेक्शन होता है, उसकी साइंस को सोशियोलॉजी कहते हैं। The word sociology was derived from Latin word socius, जिसका मीनिंग होता है एसोसिएशन, और ग्रीक वर्ड लोगस जिसका मीनिंग होता है थ्योरी, डिनोटेड द थ्योरी और साइंस ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन सोसाइटी. Comte wished to establish a science of society that would help to reveal social laws, which he believed control development and change. सो बच्चों, कॉम्टे ये चाहते थे कि एक ऐसी साइंस इस्टेब्लिश हो जो सोसाइटी के बारे में हो, जो हमें हेल्प करे सोशल लॉज को रिवील करने में, जो एक कंट्रोल डेवलपमेंट और चेंज के लिए ज़रूरी है. Herbert Spencer developed his systematic study of society and frankly adopted the word sociology. इसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर एक सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक सिस्टमैटिक स्टडी करी सोशियोलॉजी की, सोसाइटी की, और जो ये वर्ड था सोशियोलॉजी, उसको फ्रैंकली अडॉप्ट कर लिया अपनी स्टडी के लिए. सोशियोलॉजी इज़ क्वाइट सिंपली अ वे ऑफ स्टडिंग पीपल. अगर सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो सोशियोलॉजी जो है अ वे है ऑफ स्टडिंग पीपल, लोगों को पढ़ने का एक तरीका, लोगों को जानने का एक तरीका. Sociologists want to know why people behave the way they do, why they form groups, why they go to war, why they worship, marry, vote, all such things that happen when people interact with one another. तो बच्चों, सोशियोलॉजिस्ट के जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि पीपल जो बिहेव करते हैं वो वैसा बिहेव क्यों करते हैं, वो ग्रुप्स क्यों फॉर्म करते हैं, वॉर पे क्यों जाते हैं, लड़ाइयाँ क्यों करते हैं, प्रे क्यों करते हैं, वर्शिप क्यों करते हैं, शादियाँ क्यों करते हैं, वोट क्यों डालते हैं. तो ये सारी ऐसी चीज़ें जब लोग आपस में इंटरेक्ट करके करते हैं, उन सभी के बारे में सोशियोलॉजिस्ट क्वेश्चन करते हैं. सो अब हम एक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी की, कि सोशियोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल रिलेशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड सोसाइटी. ये सबसे इजी लैंग्वेज में एक डेफिनेशन है कि सोशियोलॉजी को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी में जो पढ़ती है सोशल रिलेशंस के बारे में, इंस्टीट्यूशंस के बारे में, और एज अ होल सोसाइटी के बारे में. Various definitions of sociology have been offered by sociologists. Auguste Comte dealt with the problem of defining sociology as a discipline and delineating its nature. The later sociologists focused elaborately on meaning of sociology.
Hobhouse explained how sociology studied the interaction of human minds. Park and Burgess believed that sociology is the science of collective behavior. However, Emil Durkheim was more precise and he said that sociology is a study of social phenomena. So बच्चों, सोशियोलॉजी को लेके अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की डेफिनेशंस दी. ऑगस्ट कॉम्टे की जो डेफिनेशन थी उसमें उन्होंने डील किया सोशियोलॉजी को डिफ़ाइन करने में एज अ डिसिप्लिन, कि सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, जैसे कि हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं. इसके बाद जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने फोकस किया मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी पे. हॉबहाउस ने क्या किया कि सोशियोलॉजी को अपनी डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया कि सोशियोलॉजी जो वो स्टडी करती है इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड. जब ह्यूमन माइंड आपस में इंटरेक्ट करते हैं उसे सोशियोलॉजी स्टडी करती है. इसके बाद पार्क एंड बर्गेस ने अपनी डेफिनेशन में ये बताया कि सोशियोलॉजी जो है वो एक साइंस है कलेक्टिव बिहेवियर की, अलग अलग बिहेवियर्स के कलेक्शन की साइंस को सोशियोलॉजी कहते हैं. लेकिन जो सबसे प्रिसाइज डेफिनेशन थी वो थी एमाइल डर्केम की. उन्होंने ये बोला कि सोशियोलॉजी जो है एक स्टडी है सोशल फिनोमिना की. जो भी सोशल फिनोमिनाज हम अपने आसपास देखते हैं उसकी स्टडी को सोशियोलॉजी कहते हैं. Max Weber defined sociology in a different way. He says that human activities are oriented to some action. Action aims at that which fulfills objective. Individuals in the society engage in actions for realization of given goals and interests. So बच्चों, मैक्स वेबर ने सोशियोलॉजी को थोड़ा डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन किया. उन्होंने ये बोला कि जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो किसी न किसी एक्शन से ओरिएंट होती हैं. और एक्शन जो होता है वो क्यों किया जाता है? कुछ ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए. इंडिविजुअल इन सोसाइटी इंगेज इन एक्शंस फॉर रियलाइजेशन ऑफ गिवन गोल्स एंड इंटरेस्ट. और जो सोसाइटी के जो इंडिविजुअल्स हैं अलग अलग, वो इन एक्शंस में इंगेज होते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें कोई ना कोई गोल या इंटरेस्ट अपना पूरा करना होता है. एक्शंस अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर कॉन्स्टिट्यूट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी. और उन्होंने बोला कि यही जो एक्शंस होते हैं यही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सोशियोलॉजी का कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर. राइट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी टू द प्रेजेंट डे, social actions have been considered as a law of sociology. So जब से सोशियोलॉजी का ओरिजिन हुआ है और आज के दिन तक सोशल एक्शंस जो हैं उन्हें कंसिडर किया जाता है एज अ लॉ ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब कि सोशियोलॉजी के नियम. अब हम ब्रीफ में देखेंगे कि सोशियोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है सोशल एस्पेक्ट्स की ह्यूमन लाइफ के, जिसमें सोशियोलॉजी जो है बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसमें साइंटिफिक मेथड, ह्यूमन इंटरेक्शन जो है ह्यूमन इंटरेक्शन से रिलेटेड साइंटिफिक मेथड को कंपाइल किया जाता है. Sociologists therefore are concerned with man in society, with the human group. From these definitions, we gather that sociology is the study of human society and social behavior, as well as the study of social relationships and its forms. So बच्चों, different definition से sociologist ने हमें ये बताया कि वो जो एक्चुअल में कंसर्न है वो उस इंसान के लिए कंसर्न है जो एक सोसाइटी में रहता है, एक ह्यूमन ग्रुप में रहता है, उसी की स्टडी सोशियोलॉजी में की जाती है. और इन डेफिनेशन से हम ये गैदर कर सकते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो एक स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी की, सोशल बिहेवियर की, और स्टडी है सोशल रिलेशनशिप्स और उसके विभिन्न प्रकार की. तो अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी. Sociology is a scientific discipline. It is a science in the sense that it involves objective and systematic methods of investigation and evaluation of social reality in the light of empirical evidences and interpretation. So बच्चों, सोशियोलॉजी जो है वो साइंटिफिक है नेचर में. ये एक साइंस है जो इन्वॉल्व करती है कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ सिस्टमैटिक मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन. और इसके लिए हमें ज़रूरी होता है कुछ एविडेंसेस और इंटरप्रिटेशन, जिनके प्रेजेंस में ये इन्वेस्टिगेशन, इवैल्यूएशन हो पाती है. सो हम ये कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ साइंटिफिक इन नेचर, बट इट कैन नॉट बी डायरेक्टली मॉडल्ड on the pattern of natural sciences because human behavior is different from the world of nature. बट हम ये नहीं कह सकते बच्चों कि ये जो नेचुरल साइंसेस का हमारा पैटर्न होता है उसी पे चलती है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो वर्ल्ड ऑफ नेचर से थोड़ा डिफरेंट है. Among other differences, the subject matter of natural sciences is relatively static and unchanging, whereas human behavior as the subject matter of sociology is flexible and dynamic.
सो बच्चों बाकी डिफरेंसेस अगर देखे जाएँ तो जो नेचुरल साइंसेस होती है वो रिलेटिवली स्टैटिक और अनचेंजिंग होती है, उसमें जो एक बार हो गया वो हो गया, लॉ बन गया तो बन गया। बट ह्यूमन बिहेवियर डिफरेंट है, वो रिलेटिव है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो इसलिए जो हमारी सोशियोलॉजी है ये फ्लेक्सिबल और डायनेमिक होती है। अब कुछ ट्रू फॉल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन यूएसए, फॉल्स। इट टुक प्लेस इन यूरोप। Auguste Comte is called father of sociology. Yes, true. Sociology is the scientific study of social relations. True. Sociology is not the study of human society. False. Human behavior is flexible and dynamic. True. Now we will study what is science. Science refers to the application of objective methods of investigation, reasoning and logic to develop a body of knowledge about given phenomena. बच्चों साइंस को हम एक ऐसी एप्लीकेशन मानते हैं जो वर्क करती है ऑब्जेक्टिव मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, रीजनिंग और लॉजिक पे, और इन सब की मदद से वो डेवलप करती है एक बॉडी ऑफ नॉलेज किसी भी पर्टिकुलर फिनोमेना के बारे में। देयर आर 3 गोल्स ऑफ साइंस। पहला है कि जो हो रहा है उसे एक्सप्लेन करना कि ये क्यों हो रहा है। सेकंड, उसके बारे में जनरलाइजेशन बनाना, और इंडिविजुअल केसेस से आगे बढ़ के सोचना और स्टेटमेंट्स देना जो पूरी कलेक्शन पे अप्लाई हो, किसी एक इंडिविजुअल केस पे नहीं। द थर्ड इज़ टू प्रिडिक्ट, टू स्पेसिफाई व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर इन द लाइट ऑफ द अवेलेबल स्टॉक ऑफ नॉलेज, और जो हमें नॉलेज मिली है उससे फ्यूचर में क्या रिजल्ट रहेगा उसके बारे में सोचना। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमारा जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो ये आपका हर थ्योरी में फिट बैठेगा। अगर हम एक बॉल का एग्जाम्पल जैसे इसके लिए लेते हैं कि हम बॉल फेंकते हैं तो वो उसी फोर्स से हमारे पास वापस आती है, ठीक है। तो ये बच्चों ये किसी एक इंडिविजुअल केस के लिए नहीं है, ये सब चीज़ों पे इक्वल फिट होता है। तो इसी तरीके से साइंस में ये कुछ 3 गोल्स हमारे होते हैं। The idea of scientific research is to acquire objective knowledge free of bias and prejudice. साइंटिफिक रिसर्च करने का बच्चों तरीका ही यही होता है कि हम ऐसी ऑब्जेक्टिव नॉलेज एक्वायर कर सकें जो किसी भी बायस और प्रेजुडिस से फ्री हो। दिस इज़ वाई इंसिस्टेंस इन सोशियोलॉजी is to achieve natural science. The proper method of science is to have a constant test of explanatory propositions by matching them against facts, whether obtained experimentally or empirically. सो बच्चों यही हमारा साइंस में होता है, एक प्रॉपर मेथड साइंस का यही होता है कि हम कॉन्स्टेंटली जो हमारी एक्सप्लेनेटरी प्रोपोजिशंस आ रही हैं उन्हें फैक्ट्स के अगेंस्ट मैच करें, और चाहे हम एक्सपेरिमेंटली करें या एम्पिरिकली करें। In this context, sociology is a science because it fulfills the basic requirement of objective and rational knowledge of social reality and applies scientific method. So इस केस में हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी भी एक साइंस है जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती है ऑब्जेक्टिव और रैशनल नॉलेज की सोशल रियलिटी के लिए, और साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करती है। Johnson viewed that sociology to some extent has the following characteristics of science. जॉनसन एक स्कॉलर थे जिन्होंने ये व्यू किया कि सोशियोलॉजी में कुछ एक्सटेंट तक साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, जैसे कि फर्स्ट है इट इज़ थ्योरेटिकल. It attempts to summarize complex observations in abstract, logically related propositions which purport to explain causal relationships in the subject matter. सो बच्चों हमें ये पता है कि जो सोशियोलॉजी है वो थ्योरेटिकल है, वो अटेम्प्ट करती है ऐसी चीज़ों को, ऐसी ऑब्जर्वेशंस को समराइज़ करने में जो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल रिलेटेड प्रोपोजिशंस हैं विच purport द to explain causal relationships in the subject matter. Its main aim is to interpret and to interrelate sociological data in order to explain the nature of social phenomena and to produce hypotheses whose final validity can be checked by further empirical research. So बच्चों सोशियोलॉजी का भी एम यही होता है कि वो इंटरप्रेट करे और इंटर रिलेट करे ऐसे सोशियोलॉजिकल डेटा को और एक्सप्लेन करे जो नेचर है उस सोशल फिनोमिना का जिसके बारे में हम
वर्क कर रहे हैं और एक हाइपोथेसिस प्रोड्यूस करें। हाइपोथेसिस क्या होती है कि जब हम एक ओवरऑल रिसर्च करके एक स्टेटमेंट देते हैं कि ये हो सकता है, बट वो हाइपोथेसिस फाइनल वैलिडेशन नहीं होती हमारी, उस पर हमें और रिसर्च करके उसको वैलिडेट करना पड़ता है। सेकेंड, इट इज़ एम्पिरिकल। सो सेकेंड पॉइंट है हमारा दैट साइंस इज़ एम्पिरिकल। इसका मतलब होता है बच्चों कि साइंस जो है वो एविडेंसेस और प्रैक्टिकल्स और इन्वेस्टिगेशन पे बेस करती है, किसी आइडिया पे बेस नहीं करती है। So all the aspects of sociological knowledge are subject to evaluation made about social behavior or can be put to test for empirical evidences. So इसी तरह हम sociological knowledge के जो हमारे aspects हैं वो भी evaluation made होते हैं और जो social behavior है उसे empirical evidence के basis पे test किया जाता है। Third is it is cumulative. Sociological theories are built upon one another, extending and refining the older ones and producing the new ones. So बच्चों सोशियोलॉजी जो हमारी साइंस है वो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज़ जो हैं वो साइंटिफिक क्यों है, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव है। ये जो हमारी पुरानी थ्योरीज़ हैं उस पर ही बेस्ड होती हैं, लाइक एक के बाद एक थ्योरी आती है और पुराने वाली से कुछ जो बेटर हमारी फाइंडिंग्स होती हैं उन्हीं को वो न्यू उसी के बेसिस पे वो न्यू थ्योरीज प्रोड्यूस करते हैं। As such, theoretical integration becomes a goal in the construction of sociological formulation. Thus, sociology is cumulative. So, हमारी सोशियोलॉजी में भी जब बच्चों theoretical integration जो है वो एक गोल बन जाता है न्यू सोशियोलॉजिकल फॉर्मुलेशन के कंस्ट्रक्शन का, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी भी क्यूमुलेटिव है। Last is it is non-ethical. Sociologists do not ask whether particular social actions are good or bad. They seek merely to explain them. It addresses issues. Study of human relation is the prime consideration in sociology. सो बच्चों सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ये नहीं देखते कि कोई सोशल एक्शन जो है वो गुड है बैड है, उसे जज नहीं करते, बट वो उसे एक्सप्लेन करते हैं, वो एड्रेस करते हैं इशू को, जो इशू है उस पर्टिकुलर सोशल एक्शन का। स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशन इज़ द प्राइम कंसिड्रेशन इन सोशियोलॉजी। और सोशियोलॉजी का जो मेन मोटिव है वो यही है कि ह्यूमन रिलेशंस को स्टडी करना। इन द कंसेप्ट मॉरिस गिन्सबर्ग ऑब्जर्व दैट एथिकल प्रॉब्लम शुड बी डेल्ट विद न्यूट्रलिटी, objectivity and rationality based on a thorough knowledge of a situation alone can ensure scientific status of the discipline of sociology. सो मॉरिस जिन्सबर्ग ने इस चीज़ को ही ऑब्ज़र्व किया कि जो एथिकल प्रॉब्लम्स हैं वो न्यूट्रलिटी के साथ सॉल्व होनी चाहिए, मतलब कि उसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए और रैशनैलिटी होनी चाहिए, और जो सिचुएशन है उसकी थरो नॉलेज ज़रूरी है, सो दैट हम एक साइंटिफिक स्टेटस उस जो है वो इंश्योर कर सकें अपने सोशियोलॉजी डिसिप्लिन में। तो नाउ अब हम देखेंगे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। So बच्चों sociological perspectives are broad assumptions about society and social behavior that provide a viewpoint for the study of specific problems. अब ये sociological perspectives हैं क्या बच्चों? ये ऐसे broad assumptions हैं सोसाइटी और social behavior के बारे में जो हमें एक नज़रिया देते हैं, एक viewpoint देते हैं अलग अलग problems को study करने का। देर आर टू मेन डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी, और जो दो मेन पर्सपेक्टिव्स हैं सोशियोलॉजी में वो हैं पॉजिटिविज्म एंड फिनोमिनोलॉजी। ठीक है, अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। These are positivistic and phenomenology, which can be described as less scientific in that some researchers reject the idea of building theories by the application of the scientific method, preferring to use more interpretative methods. So बच्चों ये जो है ये इनको हम less scientific कहते हैं क्योंकि इसमें researchers ने जो scientific methods थे theories build करने की उस idea को reject कर दिया और ज़्यादा work किया interpretative method पे। In sociology, as in other disciplines, there are different ways of interpreting events. और बच्चों सोशियोलॉजी में जैसे कि बाकी डिसिप्लिन में होता है अलग अलग तरीके हैं इवेंट्स को इंटरप्रेट करने के, और
We do not ordinarily stop to think that one or the another other of the above sociological perspective operates all through in our day to डे लाइफ एंड बिहेवियर। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम पर्सपेक्टिव्स देख रहे हैं ये हमारी सभी डे टू डे लाइफ और बिहेवियर पे अप्लाई हो। तो पहला पर्सपेक्टिव हम जान लेते हैं, दैट इज़ पॉजिटिविज्म। Positivism is a traditional method of sociology which is generally associated with Auguste Comte. Comte's emphasis on reporting of social fact is like what we find in natural sciences, where accuracy and objectivity in understanding and analysis are core characteristics. सो बच्चों, पॉजिटिज्म जो है एक ट्रेडिशनल मेथड है सोशियोलॉजी का जो ऑगस्ट कॉम्टे से एसोसिएट किया जाता है। कॉम्टेस का जो एम्फेसिस था कि सोशल फैक्ट्स जो होते हैं हमारे, जो जैसे कि हम नेचुरल साइंस में एक्यूरेसी और ऑब्जेक्टिविटी देखते हैं, इसी तरह इसमें भी कोर कैरेक्टरिस्टिक्स यही है, एक्यूरेसी एंड ऑब्जेक्टिविटी। लॉजिक इन रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट इज़ एन एडेड एलिमेंट इन साइंटिफिक मेथड। Comte has thus contributed to knowledge based on scientific research, verification and validation of collected facts, including opinions, attitudes, and faiths, are the basic understanding and analysis. Such a method is universal in its application and execution. सो कॉम्टे ने यही बोला कि जैसे कि साइंटिफिक मेथड में वेरिफिकेशन और वैलिडेशन जो है फैक्ट्स का, ओपिनियंस का, एटीट्यूड्स का, फेथ्स का, वो एक बेसिस है अंडरस्टैंड और एनालाइज करने का। इसी तरह ये मेथड्स जो हैं ये यूनिवर्सल हैं किसी भी एप्लीकेशन में और एग्जीक्यूशन में। पॉजिटिज्म जो है वो स्ट्रेस करता है नीड फॉर न्यूट्रलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च, और ये इन मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंसेस पे बेस्ड है। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, देन डेटा कलेक्ट करना, देन एक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करना, देन उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए मेथड्स यूज़ करना, रिज़ल्ट को एनालाइज करना, अगर दोबारा ज़रूरत है तो रीटेस्ट करना, एंड देन इंटरप्रिटेटिंग रिज़ल्ट। So, the overall implication of positivism is that there is an objective world which is capable of being understood in objective and scientific terms. समझ सकते हैं वो यही है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है दैट इज़ केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, उसे समझा जा सकता है ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक टर्म्स में। पॉजिटिविज्म स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी में देर आर टू डोमिनेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, दो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है, विच टेंड टू प्रोड्यूस देयर फाइंडिंग्स फ्रॉम साइंटिफिक टेक्निक्स, जो हमें हेल्प करते हैं फाइंडिंग्स प्रोड्यूस करने में थ्रू साइंटिफिक टेक्निक्स। एक है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव और दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। फंक्शनल पर्सपेक्टिव में क्या होता है, फंक्शनल एनालिसिस ऑल्सो नोन एज फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म is rooted in the origin of sociology. The founders of the functionalist perspectives were Herbert Spencer and Emile Durkheim. They viewed society as a self-regulating and self-maintaining social system. इन्होंने सोसाइटी को एक सेल्फ रेगुलेटिंग और सेल्फ मेंटेनिंग सोशल सिस्टम के रूप में देखा, with certain basic needs such as preserving social order, providing for the supply of goods and services, and protecting the young ones. और इसी के साथ इन्होंने कुछ बेसिक नीड्स की बात की, जैसे कि सोशल ऑर्डर प्रिजर्व रहना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होती रहनी चाहिए और यंग वंस का प्रोटेक्शन। अगर ये नीड्स मिलती रहें और ये नीड्स पूरी होती रहें तो उन्होंने माना कि सोसाइटी एक बैलेंस में रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। और फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है फोकस करता है प्रोसेस ऑफ ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन सोशल सिस्टम। सो फंक्शनलिस्ट आप समझ गए इसमें क्या होता है फंक्शनलिज्म में, कि अगर हम सोसाइटी में जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी करते रहें तो हमारी सोसाइटी का बैलेंस मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। The conflict theorists stress inequalities and regard society as a system made of individual and groups which are competing for scarce resources. ये थ्योरी थोड़ी अलग थी। इसमें जो थ्योरिस्ट थे उन्होंने किस चीज़ पे स्ट्रेस दिया, इन्होंने ये बोला कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें इनइक्वालिटीज़ हैं और जो इंडिविजुअल और ग्रुप्स हैं वो आपस में कंपटीशन करते हैं, कम्पीट करते हैं उन सोर्सेज के लिए जो कम हैं, जिनकी कमी है। जिसमें जैसे कि हमने साइंस में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात पढ़ी है कि जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जो फिट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा और जो थोड़े वीक होंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो सेम चीज़ इन्होंने यहाँ बात की है कि स्कार्स रिसोर्सेज के लिए लोग compete करते हैं, इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स compete करते हैं।
These groups may form alliance or cooperate with one another, but underneath the surface harmony lies a basic competitive struggle to gain control over scarce resources. हो सकता है कि ये ग्रुप्स अलाइंसेस फॉर्म कर लें, कॉपरेट करें एक दूसरे के साथ, लेकिन जो बेस है उसमें वही बेसिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल रहेगा उन स्कार्स रिसोर्सेज को कंट्रोल करने का. Conflict theorists also focus on macro level. In modern society, Karl Marx focused on struggle between bourgeoisie and proletariat, मतलब कि owners of production और those who work for the owners. So कार्ल मार्क्स ने इन दोनों के बीच के स्ट्रगल की बात की, बट टुडे conflict theories have expanded its perspective to include smaller groups and even basic relationships. So अब इसमें जो थ्योरिस्ट हैं वो बात करते हैं पर स्मॉलर ग्रुप्स और बेसिक रिलेशनशिप्स के पर्सपेक्टिव्स की भी. सो ये तो हो गया पॉजिटिविज्म, जिसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी, फंक्शनलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी. अब हमारी बात आती है फिनोमिनोलॉजी, जो हमारा सेकंड पर्सपेक्टिव है, जिसको इंटरप्रेटिव पर्सपेक्टिव भी कहा जाता है. द सेकंड थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इज कॉल्ड फिनोमिनोलॉजिकल. इट स्टेम्स मोस्ट प्रोमिनेंटली फ्रॉम मैक्स वेबर. सो जो हमारा पॉजिटिविज्म है वो हमारा ऑगस्ट कॉम्टे से आया है और फिनोमिनोलॉजी हमारी मैक्स वेबर से आई है. द फिनोमिनोलॉजिस्ट इज कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम द एक्टर्स ओन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. The phenomenologist thus examines how the world is experienced for him or her. The important reality is what people imagine to be. Thus, in this perspective, less emphasis is placed on the need to develop objective method of study and more on the value of seeing the world through the eyes of those being studied. Therefore, it stresses the need to understand the subjective interpretations of actor. सो बच्चों, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव जो है हमारा सेकंड फिनोमिनोलॉजी, उसमें हमने जो साइंटिफिक टर्म्स थे उस सब की बात नहीं की है. कोई भी हमें ऑब्जेक्टिविटी इसमें हम स्ट्रेस नहीं करते हैं. इसमें हमें जो चाहिए वो है इंटरप्रिटेशन, मतलब कि जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो दुनिया को कैसे देखता है, वो दुनिया की रियलिटी को किस तरह इमेजिन करता है. तो इसीलिए इसमें जो एम्फेसिस है वो ऑब्जेक्टिव मेथड्स पे ना देके इस चीज़ पे दिया गया कि क्या उसके जो इंटरप्रिटेशन है दुनिया को लेके उसके बारे में स्टडी की गई. इम्प्लीकेशन. The overall implication of this method is that society is constructed through the viewpoint and observation of the actor. There is no social world in the subjective sense of the term. सो बच्चों, इसका इम्प्लीकेशन यही है कि सोसाइटी जो है वो कंस्ट्रक्ट हुई है जो व्यू पॉइंट और ऑब्जर्वर्स हैं एक्टर्स के उससे, और कोई सोशल वर्ल्ड में कोई ऑब्जेक्टिव सेंस नहीं है और ये इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड है. सो ये जो दो हमने सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पढ़े हैं, बिल्कुल ही अलग अलग एस्पेक्ट्स पे सोशल रियलिटी को फोकस करते हैं. जहाँ हम फंक्शनलिज्म की बात करते हैं उसमें सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी है. कॉन्फ्लिक्ट में जो है इनइक्वालिटी, सोशल टेंशन एंड चेंजेस है. वहीं फिनोमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड है. तो ये अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के अलग अलग रोल है सोसाइटी में, और सारे ही पर्सपेक्टिव्स इक्वली इम्पोर्टेंट हैं. अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी. Sociology is systematic and objective study of human society. Sociology study individual social action, social relationships such as between husband and wife, teacher and student, buyer and seller, and social processes namely cooperation, competition, conflict, organization, communities and nation, and social structures, family, class, state are the basis of sociological inquiry. तो बच्चों, जो सोशियोलॉजी है ये हम पढ़ चुके हैं. ये एक सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी की, जिसमें जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो इंडिविजुअल के सोशल एक्शंस को स्टडी करते हैं. सोशल रिलेशनशिप्स को इसमें स्टडी किया जा सकता है, जैसे हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन हो गया, टीचर एंड स्टूडेंट का हो गया, सेलर एंड बायर का हो गया. ठीक है. इसके अलावा सोशल प्रोसेसेस जैसे कि कोऑपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशन, या फिर सोशल स्ट्रक्चर्स, फैमिली, क्लास, स्टेट, नेशन, कम्युनिटी, इस सब पे स्टडी की जाती है.
इंटरप्रिटेशंस गाइडेड बाय नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ गिव राइज टू सोशल इंस्टीट्यूशन। और जो इंटरप्रिटेशंस होती हैं जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ के बेसिस पे, वही इन सोशल इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देती हैं। सोशियोलॉजी देयरफॉर इज़ द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ एज अ होल। सो हम इन लेमन लैंग्वेज ये कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो एक स्टडी है ऑफ सोशल लाइफ। सोशल लाइफ का हर एस्पेक्ट इसके अंदर आता है। Sociology has a wide range of concerns and interests. It seeks to provide classification and forms of social relationships, institution and association relating to economic, political, moral, religious and social aspects of human life. So अभी हमने बात की, इसमें सभी तरह के डोमेन्स आ जाते हैं. Though there is no consensus about the subject matter of sociology, yet it is agreed that sociology studies the interaction system which shapes social institutions, the state and the normative order. Therefore, we studies in sociology about social organization, social structure, institution and culture. So ये सब हम sociology में पढ़ते हैं. सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में जानेंगे social organization के बारे में. The term social organization refers to interdependence of different aspects of society, and this is an essential characteristic of all enduring social entities such as groups, communities, collectivities. सो बच्चों, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो टर्म है वो ये रेफ़र करता है कि जो अलग अलग ग्रुप्स हैं सोसाइटी में, अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, और ये एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है सोशल एंटिटीज़ का, जैसे कि ग्रुप, कम्युनिटीज़, कलेक्टिविटीज़. हर्बर्ट स्पेंसर ने ये टर्म यूज़ किया सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और इससे उन्होंने रेफ़र किया था इंटर रिलेशंस को जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और अदर डिविजन ऑफ सोसाइटी में है. एमाइल डरकाइम ने इम्प्लाई किया सोशल ऑर्गेनाइजेशन को एक एक्सक्लूसिवली और सोशल इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन में मॉरल और वैल्यूज़ के बेसिस पे. करेंटली जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो रेफ़र की जाती है एज interdependence of parts in groups of all sizes, from a clique of workers in hospital and factories to large scale societies and organization. Social structure. Social structure refers to the pattern of interrelations between individuals. Every society has a social structure, a complex of major institutions, groups, and arrangements relating to the status and power. It is said that the study of social structure is comparable to the study of human anatomy, and that of social organization, that of physiology. सो बच्चों, सोशल स्ट्रक्चर जो है वो रेफ़र करता है एक ऐसा पैटर्न जो आपस में इंटरकनेक्टेड है. इंडिविजुअल्स के बीच में जो इंटर रिलेशंस होते हैं उसके पैटर्न को सोशल स्ट्रक्चर रेफ़र करता है. हर सोसाइटी में एक सोशल स्ट्रक्चर होता है. कॉम्प्लेक्स मेजर इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप्स, अरेंजमेंट्स, पावर और स्टेटस के अकॉर्डिंग ये सोशल स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन होता है. और ये कहा जाता है कि स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर जो है वो कंपेरेबल है टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटमी एंड दैट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, दैट ऑफ फिजियोलॉजी. सो बच्चों, जैसे कि फिजियोलॉजी में एक स्ट्रक्चरल इंटरकनेक्शन होता है सभी पार्ट्स में, वैसे ही सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर में भी हम इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं. सोशल इंस्टीट्यूशन. A social institution is a procedure, practice and instrument, hence of semblance of variety of customs and habits accumulated over a period of time. बच्चों, सोशल इंस्टीट्यूशन जो है एक प्रोसीजर है, प्रैक्टिस है और एक इंस्ट्रूमेंट है जो जिसमें वैरायटी ऑफ कस्टम्स और हैबिट्स हमें देखने को मिलते हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट हुए हैं. हर सोसाइटी में जो पीपल हैं वो कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जैसे रिलीजन्स की बात करें, जैसे हिंदू रिलीजन में अलग कस्टम्स और प्रैक्टिसेस होती हैं, अलग रिचुअल्स होते हैं, वहीं मुस्लिम रिलीजन्स में उनके अपने रिचुअल्स होते हैं. तो ऐसे ही हर किसी के ये अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो उनकी बेसिक नीड्स ऑफ सर्वाइवल को भी मीट करते हैं. इंस्टीट्यूशंस आर इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स ऑफ ह्यूमन ट्रांजैक्शंस. और यही इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये एक तरह से इंस्ट्रूमेंट और एक टूल का काम करते हैं ह्यूमन ट्रांजैक्शंस में. इंस्टीट्यूशन दस अ स्टेबल क्लस्टर ऑफ नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड रूल्स. सो हम ये कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन जो है एक क्लस्टर, एक ग्रुप है नॉर्म्स, वैल्यूज़ और रूल्स का. नेक्स्ट इज़ कल्चर.
Culture refers to symbols, signs, and language besides religion, rituals, beliefs, and artifacts. In fact, culture is a guiding force in everyday life. As such, culture is social. It is an instrument of shaping and reshaping human life and its ramifications. Culture is transmitted from one generation to the next through the process of socialization. So बच्चों, कल्चर की अगर बात करें, कल्चर में हमारे सिम्बल्स, साइंस, लैंग्वेज, ये सब आता है बिसाइड्स रिलीजन, रिचुअल्स एंड बिलीव्स। और ये कह सकते हैं कि कल्चर एक गाइडिंग फोर्स है हमारी एवरीडे लाइफ के लिए। कल्चर सोशल होता है, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है ह्यूमन लाइफ और उसकी रेमिफिकेशंस को शेप करने में। कल्चर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता रहता है, ट्रांसमिट होता रहता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। अब हम बात करेंगे सोशियोलॉजी की रेलेवेंसी क्या है हमारी लाइफ में। Sociology is a subject with important practical relevance in our life. It can contribute to social criticism and practical social reform in several ways. These are mainly the improved understanding of a given set of social circumstances often give us all a better chance of controlling them. So बच्चों, अगर एक इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग होगी हमारी सोशल सर्कमस्टांसेस के सेट्स को लेके, इन्फो को लेके, तो हम उनको बेटर वे में कंट्रोल कर पाएंगे। Sociology provides the means of increasing our cultural sensitivities, allowing policies to base on an awareness of divergent cultural values. So बच्चों, अगर हम सोशियोलॉजी की हमें अवेयरनेस होगी अबाउट सोशियोलॉजी, तो हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा कि हम कल्चरल सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर पाएँ और ऐसी पॉलिसीज़ अलाउ कर पाएँ जो इस अवेयरनेस पे बेस्ड हों, जिसमें डाइवर्जेंट कल्चरल वैल्यूज़ की बात हुई हो। We can investigate the consequences of the adoption of particular policy programs, और इसी के बेसिस पे हम जो पर्टिकुलर कोई पॉलिसी आ रही है उसको अडॉप्ट करके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। फाइनली एंड परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, sociology provides self-enlightenment, offering groups and individuals an increased opportunity to alter the condition of their lives. और बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोशियोलॉजी का रेलेवेंस है वो ये है कि अगर हमें सोशियोलॉजी की नॉलेज होगी तो हम अपने बारे में और बेहतर जान पाएंगे, सेल्फ एनलाइटन हो पाएंगे, और ये ग्रुप्स और इंडिविजुअल जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रहते हैं उनको हेल्प करेगा कि वो अपनी कंडीशंस को ऑल्टर करने के लिए जो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको ग्रैब कर पाएँ। तो बच्चों, यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आप इन बेसिस पे कर सकते हो। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ये हमने अभी पढ़ा है। व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ये भी पढ़ लिया है। एंड व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, ये भी हमने पढ़ लिया है। तो बच्चों, यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एन इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। और नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्दी अपलोड करूँगी, तब तक आप इस चैप्टर को समझिए और अपने एग्ज़ाम के लिए आप ये पूरी वीडियो देखो। अगर आप एक बार ये पूरी वीडियो देख लोगे तो आपका ये चैप्टर यहीं पे क्लियर हो जाएगा और आपको कहीं और से नहीं पढ़ना पड़ेगा। सो टिल देन, गुड बाय।